YouTube चैनल पर मेरे चाहने वालों का बहुत बहुत स्वागत। आज का हमारा जो विषय है वो है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बड़ा इंपॉर्टेंट जो आपका आज का टॉपिक है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म ड्यू टू एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। आप सभी जानते हैं कि एनी टाइप ऑफ चेंज इन एग्रीमेंट इज कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। साझेदारी समझौते में किसी भी प्रकार का होने वाला परिवर्तन साझेदारी का पुनर्गठन कहलाता है और ये ड्यू टू एग्रीमेंट होता है। पुराना एग्रीमेंट खत्म, नया एग्रीमेंट स्टार्ट। पुराना एग्रीमेंट खत्म हो जाता है और नया एग्रीमेंट जो है स्टार्ट हो जाता है। इसका कारण क्या होता है कि एक नया पार्टनर पार्टनरशिप में एडमिट होता है। जब एक नया पार्टनर पार्टनरशिप में एडमिट होता है, इस चैप्टर के अंदर इस बात का ध्यान रखें कि पार्टनरशिप के जितने भी टॉपिक हैं उन टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का है, क्योंकि इसमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो सबसे ज्यादा नंबर का इसी चैप्टर से आता है। क्योंकि कई बार आपके पिछले चैप्टरों को भी फॉरगेट कर दिया जाता है, क्योंकि डिपेंड करता है जो एग्जाम का पैटर्न सेट करने वाला है वो पिछले चैप्टर को भी इग्नोर कर देता है। इसी चैप्टर से जो है आपका जो 3 नंबर का क्वेश्चन है वो भी इसी नंबर चैप्टर से दे देता है और 5 नंबर का क्वेश्चन भी इसी चैप्टर से दे देता है और थ्योरेटिकल पोर्शन का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी कई बार इसी चैप्टर से कवर कर देता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और अगर आपको पिछली वीडियो समझ आ गई होगी तो ये वीडियो भी आपको बिल्कुल आसान से समझ आएगी। तो बात आती है कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। दूसरा, मेरे अपने जो भी जितने भी सब्सक्राइबर हैं या जो भी बच्चे इस चैनल को देखते हैं उनसे एक आग्रह ये जरूर रहेगा कि वीडियो को बीच में क्विट ना करें, क्योंकि तब इसका नुकसान आपको है, नुकसान मुझे नहीं है, नुकसान आपको है। क्योंकि अगर आप वीडियो को अंत तक नहीं देखेंगे और पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो हो सकता है कि आपको वीडियो समझना है और आपको फिर दोबारा इसको समझने में जो है थोड़ा कठिनाई का सामना करना पड़े। इसलिए हर वीडियो को जो है थोड़ा सीरियसली देखें और वीडियो को अंत तक देखें, ऐसा मेरा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है। दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं तो सुझाव है कि आप उसको देखें अंत तक और फिर आपको वीडियो को देखने के बाद यदि आपको ऐसा लगता है कि फिर भी आपको वीडियो समझ ना आई तो उसके लिए आप कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और ऑटोमेटिकली आप मुझको कॉल भी कर सकते हैं, जिससे आप मुझको पूछ सकते हैं कि भाई आपको जो है ये चीज समझ नहीं आ रही, प्लीज इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दें, तो उसके लिए भी हम रेडी हैं। चलो हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मैंने जैसे आपको बताया कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, साझेदारी समझौते में होने वाला किसी भी प्रकार का परिवर्तन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कहलाता है और ये रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ ड्यू टू एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। जब एक नया पार्टनर पार्टनरशिप में एडमिट होता है, तो उसके कारण जो है जो पुराना एग्रीमेंट है वो समाप्त हो जाता है, एक नया एग्रीमेंट जो उनके बीच में बनता है और उसी नए एग्रीमेंट में होने वाला किसी भी प्रकार का परिवर्तन जो है वो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कहलाता है। आपने पिछले चैप्टर के अंदर पढ़ा, मैंने आपको बताया कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के कुछ कारण होते हैं। नंबर 1 ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नंबर 2 जो आज जिस टॉपिक को आज पढ़ेंगे, ड्यू टू एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, ड्यू टू रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, ड्यू टू डेथ ऑफ ए पार्टनर, ड्यू टू अमलगमेशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। ये सारे कारण होते हैं कि जिसके कारण जो है साझेदारी का पुनर्गठन होता है इस चैप्टर के अंदर, क्योंकि चैप्टर बाय चैप्टर आपको पता चलेगा भी इसी कारण जो रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ, पुनर्गठन हुआ। तो इस चैप्टर के अंदर आप पढ़ेंगे एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, ड्यू टू एडमिशन ऑफ ए पार्टनर जो किस प्रकार से रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। अब बात आती है कि एक पार्टनर पार्टनरशिप में शामिल कैसे हो सकता है, क्या मेरी मर्जी से या किसी पार्टनर की मर्जी से। पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 31 सबसेक्शन 1 से कि कोई भी पार्टनर जो है पार्टनरशिप में शामिल तभी हो सकता है यदि सभी साझेदार इसके लिए सहमत हो। यदि कोई भी साझेदार इस बात के लिए, जैसे मान लो 2 साझेदार हैं, 3 साझेदार हैं पहले ऑलरेडी, और एक वह नए साझेदार को शामिल करना चाहते हैं। ए और बी 2 पार्टनर थे, वे सी को शामिल करना चाहते हैं, तो यदि ए और बी दोनों इस बात के लिए सहमत हैं तो ही सी को पार्टनरशिप में शामिल किया जाएगा। अदरवाइज यदि ए और बी में से ए इस बात के लिए एग्री नहीं है कि सी को शामिल किया जाए या बी इस बात के लिए एग्री नहीं है कि सी को शामिल किया जाए, तो अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 31 सबसेक्शन 1 के अनुसार कोई भी पार्टनर जो है पार्टनरशिप में शामिल नहीं हो सकता। तो पहली कंडीशन है कि एक नया पार्टनर जो है पार्टनरशिप में शामिल कब हो सकता है, एग्रीमेंट के अनुसार उनका एक नया समझौता होगा, वह पार्टनरशिप में शामिल हो सकता है।
परंतु यहाँ क्लियर से इंडिकेशन है पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 31 सब सेक्शन 1 ये भी बोलता है कि कोई भी नया साझेदार साझेदारी में तभी प्रवेश कर सकता है यदि सभी साझेदार इसके लिए सहमत हो। यदि कोई भी साझेदार इसके लिए सहमत ना हो, उसे ये लगता है कि इस पार्टनर को पार्टनरशिप में शामिल नहीं किया जाए, तो वह पार्टनरशिप में शामिल नहीं हो सकता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि किसी भी साझेदार की पार्टनरशिप में एडमिट सभी साझेदारों की सहमति से होती है। किसी भी एक साझेदार का, अगर पार्टनरशिप में 10 साझेदार हैं, 10 में से एक भी साझेदार ने यदि इस बात की बोल दिया कि इसको पार्टनरशिप में शामिल नहीं किया जाए, तो आप सभी जानते हैं कि उसे पार्टनरशिप में शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैज एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर। अच्छा, अब बात आती है, आपने एडमिट कर दिया, एडमिशन होगी, साझेदारी का पुनर्गठन हो गया ड्यू टू एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। अब बात आती है कि इसका इफेक्ट क्या पड़ता है, व्हाट आर द इफेक्ट, कि एक जब नया साझेदार साझेदारी में प्रवेश करता है तो साझेदारी पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। बड़ा इंपॉर्टेंट बात, आप सभी जानते हैं कि जब एक नया साझेदार साझेदारी में प्रवेश करता है तो सबसे पहली बात, जनरल सी बातें जो आपको पता भी होती हैं कि होता क्या है, जो एक व्यवहारिक होती है, आपको जब बताया जाता है तो आपको और जल्दी समझ आता है कि मान लो पहले 2 पार्टनर थे, अब पार्टनर कितने हो गए 3, तो इसका मतलब सबसे पहला इफेक्ट ये पड़ता है कि पार्टनर में पार्टनरों की संख्या बढ़ जाती है। नंबर 1 क्या होता है कि पार्टनरशिप में पार्टनरों की संख्या बढ़ जाती है। नंबर 2 इफेक्ट क्या होता है कि जब कोई पार्टनर पार्टनरशिप में शामिल होता है तो क्या होता है कि बिजनेस का जो पूंजी है उसकी संख्या मात्रा भी जो है वो बढ़ जाती है, क्योंकि पहले 2 बंदों ने लगाई थी, अब 3 बंदे लगाएंगे तो पूंजी की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। ठीक है जी। नंबर 3 बात क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि हमें लगता है कि जो ये पार्टनर अगर इसमें हमें इसे पार्टनरशिप में शामिल नहीं करेंगे तो ये हमारा कंपटीटर बन सकता है। तो कंपटीटर के इफेक्ट को खत्म करने के लिए कि वह हमारा कंपटीटर ना बने, वह हमारी पार्टनरशिप में बैड इफेक्ट ना डाले, इसलिए हम उसे पार्टनरशिप में शामिल कर देते हैं। कई बार हम क्या करते हैं कि कोई बंदा जो है बहुत अच्छा मैनेजर है, हमें लगता है कि इस बंदे की मैनेजमेंट से बिजनेस पर जो है बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा, तो इसके कारण भी जो है उसको पार्टनरशिप में शामिल कर दिया जाता है। तो ड्यू टू मैनेजमेंट के कारण भी जो है, अगर उसकी मैनेजरियल एफिशिएंसी इतनी अच्छी मानी जाती है तो कई बार उस बंदे को जो है इस कारण भी जो है पार्टनरशिप में शामिल कर दिया जाता है। तो इसलिए ये भी होता है कि इफेक्ट ये होता है कि आपकी मैनेजरियल एफिशिएंसी जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है जी। इसी प्रकार से बहुत सारी और बातें भी हैं कि जिसका आपको इफेक्ट पड़ेगा, जैसे एम्प्लॉय की एफिशिएंसी है, उसको आपने पार्टनर बना लिया, तो इससे भी क्या होता है कि आपकी जो है व्यवसाय में जो आपकी कर्मचारी था उसको भी ऐसा लगता है वो अधिक कार्य करने के लिए प्रोत्साहन होता है, क्योंकि ये और कर्मचारी भी सोचते हैं देखो इसको आज पार्टनर बना लिया, अगर इसको आज पार्टनर बना लिया ना तो कल मेरा नंबर भी आ सकता है। तो इससे क्या होता है कि और एम्प्लॉय, इफेक्ट क्या पड़ता है इसका कि और एम्प्लॉय भी और अधिक कार्य करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। वो ये सोचते हैं कि अगर हम भी अच्छा काम करेंगे ना, कल को हम भी इसकी जगह पार्टनर बनेंगे और हम भी इसकी तरह मालिक बन जाएंगे, हम भी जो है प्रॉफिट में शेयर प्राप्त करेंगे। ठीक है जी। और इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट क्या होता है कि अगर बात करें कि इफेक्ट की सबसे बड़ी इफेक्ट की बात करें कि जो ऑलरेडी पार्टनर होता है ना उनको अपने हिस्से का त्याग करना पड़ता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं एक चपाती है, पहले 2 आदमी खाते थे, आधी आधी खाते थे, अब उसी चपाती के 3 हिस्से हो जाएंगे, है ना जी, कि जो भी एग्रीमेंट के अनुसार लिखा जाएगा भी इसको कितना हिस्सा दिया जाएगा। इसका मतलब क्या है कि पुराने साझेदारों में से एक या एक से अधिक साझेदार को अपने हिस्से का त्याग करना पड़ेगा। हो सकता है एक ही साझेदार करे, हो सकता है सभी साझेदार करें कि भाई जो नया साझेदार है इसके फेवर में हम जो है सभी साझेदार जो है ये करेंगे। अच्छा, अब बात आती है, अगली बात ये आती है कि इफेक्ट होने के बाद क्या होता है कि जब एक नया साझेदार साझेदारी में प्रवेश कर लेता है तो क्या होता है कि वह हर चीज में हिस्सेदार बन जाता है। अब ये नहीं है कि कोई दूसरा साझेदार ये बोले कि तू इस कुर्सी पे नहीं बैठ सकता भाई, इस कुर्सी पे तो मैं बैठता था, ये संपत्ति तेरी नहीं है भाई, ये तो संपत्ति मेरी थी, ये लाइबिलिटी तेरी नहीं है भाई, ये मेरी थी। ऐसा कुछ नहीं होगा, बल्कि हर चीज पर उसे भी पूरा अधिकार होगा, उसके भी वही अधिकार और कर्तव्य होंगे जो दूसरे पार्टनर्स के होंगे। वह भी बिजनेस को चला सकता है, वह भी बिजनेस को रन कर सकता है, वह बिजनेस के बारे में सारे डिसीजन ले सकता है। तो ये सारे के सारे इफेक्ट जो है उसके ऊपर भी पड़ेंगे जो पहले ऑलरेडी पार्टनर थे। इसका मतलब क्या है कि अब वह पार्टनर बन गया, वह मालिक बन गया, वह भी औरों की तरह मालिक बन गया हर चीज में, संपत्तियों में भी, दायित्वों में भी और कैपिटल में भी, और हर चीज में जितने भी बहुमूल्य जो भी आपके पास असेट्स हैं उन सब में जो है वह मालिक बन चुका है। ठीक है जी। तो ये कुछ थे इसके इफेक्ट। अब बात आती है कि आवश्यकता क्यों बढ़ती है कि एक नए पार्टनर को पार्टनरशिप में शामिल करने की आपको आवश्यकता क्यों बढ़ी। क्वेश्चन अराइज है। इफेक्ट तो आपने देख लिए, अब बात आती है कि भाई एक नए पार्टनर को पार्टनरशिप में शामिल करने की आपको आवश्यकता क्यों पड़ी। नंबर 1 बात यह है कि आपने सोचा कि भाई बिजनेस के आकार को बढ़ाया जाए। आप सभी जानते हैं बिजनेस का आकार जो है वो बढ़ता है,
किससे बढ़ता है? बिजनेस का आकार जो है वो कारण होता है इसका कि बिजनेस के आकार के बढ़ने का सबसे बड़ा मतलब बिजनेस का आकार तभी बढ़ सकता है यदि बिजनेस के अंदर मोर कैपिटल लगाई जाए। अगर बिजनेस के अंदर जो है वो मोर कैपिटल लगाई जाएगी, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के कारण साझेदारी में एक नए साझेदार को प्रवेश करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इसकी आवश्यकता का कारण क्या होता है कि आप एक नए साझेदार को साझेदारी में शामिल करना चाहते हैं क्योंकि आप बिजनेस के आकार को बढ़ाना चाहते हैं। और मैंने आपको बताया कि बिजनेस का आकार तब बढ़ेगा यदि बिजनेस के अंदर मोर कैपिटल लगाई जाएगी, और अधिक कैपिटल लगाई जाएगी। और अधिक कैपिटल की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, क्योंकि दो पार्टनर थे, उनके पास पूंजी की मात्रा सीमित थी, आपने क्या किया, तीसरे पार्टनर को पार्टनरशिप में शामिल कर लिया। और उस पार्टनर को पार्टनरशिप में शामिल करने से क्या हुआ कि वह नया पार्टनर जो है जैसे ही पार्टनरशिप में कैपिटल लेकर आया, उससे जो है पूंजी का विस्तार, पूंजी की मात्रा बढ़ी, और पूंजी की मात्रा बढ़ने से बिजनेस के साइज को इंक्रीज करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना। नंबर 2 बात, जिस पार्टनर को आप पार्टनरशिप में शामिल करना चाहते हैं, आपने आसपास के सभी लोगों से सुना कि ये इससे अच्छा मैनेजर कोई नहीं है भाई, ये बंदी की मैनेजरियल एफिशिएंसी इतनी अच्छी है कि अगर बिजनेस के अंदर जितने भी वीक स्पॉट्स हैं हमारे, उनको दूर करने में ये प्लानर बहुत अच्छा है, ये डिसीजन मेकर बहुत अच्छा है, ये ऑर्गेनाइज बहुत अच्छा करता है, ये बिजनेस को कंट्रोल बहुत अच्छा करता है, इसकी जितनी भी पॉलिसियां हैं वो बहुत अच्छी हैं, इसलिए इसको एज ए पार्टनर शामिल कर लिया जाए। तो हमने क्या किया, उसकी मैनेजरियल एफिशिएंसी के कारण हमने उस पार्टनर को एज ए पार्टनर शामिल किया, क्योंकि हमें उसकी आवश्यकता पड़ी कि भाई एज ए पार्टनर जो है आपको शामिल कर लिया जाए, हमें उसकी मैनेजरियल एफिशिएंसी की आवश्यकता पड़ी, इसलिए हमने उसको एज ए पार्टनर एडमिट किया। नंबर 3 बात, एम्प्लॉय। कई एम्प्लॉय इतना अच्छा काम करते हैं कि उनके काम करने से ही बिजनेस में चार चांद लगते हैं। अब अगर उस बंदे को मोटिवेट करने के लिए आपने एम्प्लॉय को एज ए पार्टनर बना लिया, तो क्या होगा कि वो और अधिक एफिशिएंसी से काम करेगा, और दूसरे एम्प्लॉयज के लिए भी एक क्या होगा, एक मैसेज होगा कि भाई अगर कोई अच्छा काम करेगा ना, तो आपको भी एज ए पार्टनर जो है पार्टनर में मालिक बना दिया जाएगा। अब आप एम्प्लॉय नहीं रहेंगे, आप किसी के नौकर नहीं रहेंगे, बल्कि आपको एज एम्प्लॉय जो है वो पार्टनर बना लिया जाएगा, जिसके कारण भी क्या होता है कि वह व्यक्ति जो है बड़ा एफिशिएंटली काम करता है, और जिसके कारण जो है वो पार्टनरशिप में उस बंदे की, आपको पार्टनर की उस बंदे की आवश्यकता पड़ी। नंबर 4 बात, हम कंपटीशन को खत्म करना चाहते हैं। हमें लगता है कि जो ये सी आदमी है ना, सी ये क्या कर सकता है, ये बंदा जो है वो कभी भी जो है अलग से एक फर्म खोल सकता है, वो किसी 2 आदमी को या अकेले भी खोल सकता है, और ये हमारे लिए कंपटीटर बन सकता है। हमारे बिजनेस पार्टनरशिप बिजनेस को इसका नुकसान हो सकता है। तो हमने क्या किया, उस बंदे को जो है वो पार्टनर एज ए पार्टनर जो है पार्टनरशिप में शामिल कर दिया, तो जिसके कारण क्या है कि हमारा कंपटीशन भी खत्म हुआ, इसलिए हमें उसकी आवश्यकता पड़ी। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि फर्म की गुडविल, कई बार बंदे की इतनी अच्छी रेपुटेशन होती है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि गुडविल जो होती है एक ईमानदारी, छवि के कारण या उसके अच्छे प्रोडक्ट के कारण प्राप्त होती है। तो कई बार आप क्या करते हैं, उस बंदे को शामिल करते हैं क्योंकि उसकी गुडविल बहुत अच्छी होती है, और यदि किसी व्यक्ति की गुडविल अच्छी है ना, तो उसे आप क्या करते हैं, पार्टनरशिप में शामिल कर देते हैं, जिससे भी बिजनेस की और अधिक उन्नति होती है। तो इसलिए ये कारण थे कि जिसके कारण जो है आपको एक नए साझेदार में आवश्यकता पड़ी। नीड क्यों पड़ी आपको, तो वो आपने देखे कि ये कारण थे जिसके कारण जो है आपको एक नए साझेदारी में शामिल करने की आवश्यकता पड़ी। इज दिस क्लियर जी? उसके बाद आती है कि व्हाट आर द मेन एडजस्टमेंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। जब आपने ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पढ़ा था ना, वहां भी आपने मेन एडजस्टमेंट करी, वहां आपको 2 ही मेन एडजस्टमेंट बताई थी, क्योंकि मैंने बताया कि सारी मेन एडजस्टमेंट यहां भी बताई जाएंगी। ठीक है जी? तो जिसमें मेन एडजस्टमेंट है नंबर 1 कि आपने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कैलकुलेट करना होता है सबसे पहले, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जब एक नया साझेदारी में प्रवेश करता है ना, तो आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि उनका ओल्ड रेशियो नहीं चलेगा, आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसके लिए 6 टाइप्स हैं, वो आपको बताए जाएंगे बारी बारी से, स्टेप से, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों में जो 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, वहां पर आपको बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वहां से आपको क्वेश्चन आता ही आता है। परंतु बात आती है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कैलकुलेट करना, इसके लिए 6 तरीके हैं। उसके बाद आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं गुडविल की, वो आप लोगों को पिछले चैप्टर के अंदर भी बताया था मैंने। ठीक है जी? इसी प्रकार से
आप जो है जो भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है जैसे रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं आप इसी प्रकार से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं आप रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी की, पार्टनर्स कैपिटल को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की, पार्टनर्स कैपिटल एडजस्टमेंट की। तो इस प्रकार से कुछ एक मेन स्टेप है जिसके अंदर आप ये मेन एडजस्टमेंट करेंगे। मेन एडजस्टमेंट बारी बारी से दोबारा रिपीट की जाएंगी। मैंने आपको बताया कि जैसे सबसे पहले कैलकुलेट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, फिर आपने क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हम इसके अंदर सैक्रिफाइसिंग रेशियो की भी बात करेंगे, परंतु सैक्रिफाइसिंग रेशियो की हमने पिछले चैप्टर के अंदर भी बात की, ठीक है। क्योंकि जब एक नया पार्टनर पार्टनरशिप में शामिल होता है ना, तो जो ऑलरेडी पार्टनर होते हैं ना उनको तो सैक्रिफाइस करना ही पड़ता है। इसका मतलब है कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो का जिक्र यहाँ पर भी होगा। उसके बाद आपको गुडविल की ट्रीटमेंट बताई थी पिछले चैप्टर के अंदर, इस चैप्टर के अंदर भी आपको गुडविल की ट्रीटमेंट बताई जाएगी, है ना जी। कैसे बताई जाएगी? क्योंकि जब एक नया पार्टनर पार्टनरशिप में शामिल होता है ना, तो वह कैपिटल लेकर भी आता है और साथ साथ में उसको ये बता लिया जाता है कि भाई इतनी फर्म ने गुडविल कमा ली है, इस गुडविल का हिस्सा भी तेरे को लेकर आना पड़ेगा। तो इसके अंदर जो है वो नगद में लेकर आएगा। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर आपने देखा कि नगद में लेकर नहीं आया, परंतु इसके अंदर वह नगद में लेकर आएगा गुडविल का हिस्सा भी, उसे मांग लिया जाएगा। कंडीशन ये भी होती है कि बार वो नगद में नहीं लेकर आता है तो उसकी पार्टनरशिप कैपिटल को उतने से कम कर दिया जाएगा। चलो जो भी है, मैंने आपको बताया कि इसके अंदर जो है गुडविल की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी करते हैं। उसके बाद आप एसेट और लायबिलिटी की रिवैल्यूएशन भी करते हैं, जो इसी चैप्टर के अंदर आपको समझाई जाएगी, ठीक है जी। उसके बाद आप पार्टनरशिप कैपिटल का एडजस्टमेंट भी करते हैं, फिर पार्टनर कैपिटल एडजस्टमेंट अकाउंट भी बनाते हैं। तो इस प्रकार से कुछ एक एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी के साथ साथ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व की भी जो एंट्री करते हैं, तो वो भी एंट्री आपको बताई जाएंगी, लॉसेस की भी एंट्री बताई जाएगी। तो किस प्रकार से उसको करते हैं वो आपको बताया जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो मैंने मेन एडजस्टमेंट की अगर बात की आपके साथ, तो मेन एडजस्टमेंट में जो आपका आज हम टॉपिक करेंगे वो करेंगे व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज चेंज। आप सभी जानते हैं कि जब एक नया साझेदार साझेदारी में प्रवेश करता है तो उसके फलस्वरूप पुराने साझेदारों के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होगा। क्योंकि मैंने आपको अभी सिंपल सी बात बताई थी कि मान लो फॉर एग्जांपल एक आपके पास एक चपाती है, उसको पहले वो दो व्यक्ति आधा आधा खाते थे, है ना। अब क्या करना पड़ेगा, उस चपाती में एक हिस्सा उसको भी देना पड़ेगा जो आदमी तीसरा है, यानी कि प्रॉफिट की बात, चपाती का मतलब है प्रॉफिट की बात करते हैं कि जो प्रॉफिट है अब वह हिस्सा दो व्यक्तियों में नहीं बंटेगा, बल्कि वह प्रॉफिट का हिस्सा तीन व्यक्तियों में बांटा जाएगा। वो कैसे बांटा जाएगा? उनके अपने बीच में एग्रीमेंट होगा, तो एग्रीमेंट के अनुसार उसको बांटा जाएगा, उनका ऑर्डर इशू भी होगा। तो इसके अंदर सबसे पहले कंडीशन है, 6 कंडीशन आपको बताई, जिसमें सबसे पहली कंडीशन है व्हेन ओनली न्यू पार्टनर शेयर इज गिवन। यदि आपके पास ये कंडीशन हो कि आपके पास ओनली न्यू पार्टनर शेयर इज गिवन, होता क्या है आपके पास, होता क्या है? देखो ये बात ध्यान रखना, क्वेश्चन को करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए भाई सर इसको निकालते कैसे हैं। भाई नए पार्टनर का शेयर तो आपके पास दिया है, वन ओनली न्यू पार्टनर शेयर इज गिवन, हमने क्या निकालना है? जो ओल्ड पार्टनर का उनका न्यू शेयर निकालना है। इसके लिए आपकी किताब में फार्मूला ना भी दिया तो मैं आपको सिंपल फार्मूले से बताता हूं कि इसका न्यू रेशियो निकालने के लिए ना आपको रिमेनिंग शेयर को ओल्ड शेयर से मल्टीप्लाई करना है, अर्थात इसका फार्मूला होगा रिमेनिंग शेयर इनटू ओल्ड शेयर, जिसके आधार पर आप जो है न्यू शेयर निकाल सकते हैं, ठीक है जी। अर्थात करने का तरीका क्या है? हम इसके करने का तरीका क्या करते हैं कि लेट टोटल प्रॉफिट भी 1, हम टोटल प्रॉफिट को 1 मानते हैं। क्या मानते हैं? टोटल प्रॉफिट को 1 मानते हैं। फिर न्यू पार्टनर का शेयर हमारे पास दिया होता है, क्योंकि मैंने क्या बताया वो कंडीशन की व्हेन ओनली न्यू पार्टनर शेयर इज गिवन। फिर न्यू पार्टनर के शेयर में से टोटल प्रॉफिट में से जो आपने 1 माना उसमें से न्यू पार्टनर के शेयर को घटा देते हैं, तो आपके पास क्या आता है? रिमेनिंग शेयर। उस रिमेनिंग शेयर को, क्योंकि ओल्ड पार्टनर का ओल्ड शेयर तो हमारे पास पहले ही है, उससे मल्टीप्लाई किया जाता है, जिससे आपका ओल्ड पार्टनर का न्यू शेयर आ जाता है। तो जिसका हम एक प्रैक्टिकल करेंगे, क्वेश्चन नंबर हम प्रैक्टिकल जो करेंगे वो कंबाइंड करेंगे, एक सैक्रिफाइसिंग का भी करेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का आपने पिछले चैप्टर के अंदर पढ़ा था, उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता भी देता हूं। देखो जी, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो होता है वो एडमिशन के टाइम में होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब कोई एक नया साझेदार साझेदारी में प्रवेश करता है ना, तो पुराने साझेदारों को अपने हिस्से का त्याग करना पड़ता है। वे जिस अनुपात में त्याग करते हैं उसे आप त्याग अनुपात की संख्या देते हैं। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फार्मूला आपको पिछले चैप्टर के अंदर बताया था कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो आपके पास सैक्रिफाइसिंग आ जाएगा। तो हम न्यू शेयर को भी बताएंगे आपको, साथ साथ में हर क्वेश्चन के अंदर आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो को निकालना भी बताएंगे। तो ये था जी आपका किस प्रकार से थ्योरेटिकल पोर्शन। अब हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे, तो प्रैक्टिकल नंबर 1 आपके सामने पढ़ूंगा, उसके बाद आपका क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, राम एंड कृष्ण आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3। एडमिट करते हैं इंदर को 1/4 शेयर के लिए।
फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉस, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और आल्सो कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे करते हैं आपको बताया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास एक है, ये बोलता है कि आपके पास ओल्ड रेशियो दिया हुआ है किसका, राम एंड कृष्ण का। सबसे पहले जो चीज गिवन है उसको आप लिखेंगे। तो राम और कृष्ण का ओल्ड शेयर दिया है 5:3। अब आपके पास इंदर को एडमिट किया है, इंदर शेयर एडमिट एज ए न्यू पार्टनर 1/4। आपका टोटल प्रॉफिट है 1। मैंने आपको बताया था इस प्रकार के क्वेश्चन करने में जब व्हेन ओनली न्यू पार्टनर शेयर इज गिवन, वन थिंग इज वेरी मच क्लियर, आपके पास गिवन जो था ये दो चीजें थी, न्यू पार्टनर का न्यू शेयर नहीं दिया है और सभी पार्टनर का न्यू शेयर नहीं दिया है, आपके पास दिया ओल्ड पार्टनर का ओल्ड शेयर और न्यू पार्टनर का न्यू शेयर। आपने सबसे पहले क्या करना है, लेट टोटल प्रॉफिट भी 1, आपने टोटल प्रॉफिट को 1 मान लिया। अब आपने निकाला रिमेनिंग शेयर, रिमेनिंग शेयर को निकालना 1 माइनस 1/4, ये आपके पास आया 3/4। ये 3/4 कैसा है आपको पता होना चाहिए कि आपने एलसीएम लिया 4 को 1 से डिवाइड किया तो 4 माइनस 1 दैट इज 3/4। अगर आपको पता नहीं लगा भी कैसे निकाला, मैंने आपको निकाल के बता दिया दोबारा, 3/4 आएगा। ठीक है जी। उसके बाद आपने न्यू शेयर निकालना है। न्यू शेयर को निकालने का फार्मूला होता है जब व्हेन ओनली न्यू पार्टनर शेयर इज गिवन, मैंने आपको बताया था कि इसका फार्मूला होता है रिमेनिंग शेयर इनटू ओल्ड शेयर, रिमेनिंग शेयर इनटू ओल्ड शेयर। आपके पास आपने निकालना है राम का न्यू शेयर, राम का न्यू शेयर आएगा जो इसका रिमेनिंग शेयर है वो आपने निकाला 3/4, इसका ओल्ड शेयर है 5/8। आपने इसका एलसीएम निकाला, आपने सीधा मल्टीप्लाई किया क्योंकि इसका एलसीएम जो है 32 से आएगा, मल्टीप्लाई करना है इसलिए एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है। 3 5 जा 15 और 4 8 जा 32। इसी प्रकार से आपने कृष्ण का न्यू शेयर निकालना है। कृष्ण का जब न्यू शेयर आप निकालेंगे तो इसका रिमेनिंग शेयर दिया है 3/4, आपके पास ओल्ड शेयर दिया है 3/8, आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो 9/32। ये आपके पास आया जी कृष्ण का न्यू शेयर। अब इंदर का निकालना है, एक 1/4 दिया ही है, 1/4 और 8/8 दैट इज 8/32। अब आप बोलेंगे कि जी हमारे को ये समझ नहीं आया अभी 8/32 क्यों आके लिखा आपने, 1/4 दिया हुआ था। देखो बच्चे इसको करने का तरीका बताया गया है कि जो आपका 32 है उसका टोटल होना चाहिए, सारा 32 होना चाहिए। 15 + 9 24 माइनस 32 दैट इज 8/32। हेंस न्यू शेयर ऑफ राम कृष्ण एंड इंदर 15:9:8। ठीक है जी। उसके बाद आपने निकालना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। मैंने आपको बताया कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो यदि फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा नहीं है, परंतु क्वेश्चन नंबर 7 अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर जो है वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो पूछा है कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो। मैंने आपको बताया कि जब एक नया पार्टनर पार्टनरशिप में एडमिट होता है तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पिछले चैप्टर के अंदर देखा था आपने कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो को फार्मूला निकालने का फार्मूला है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो राम सैक्रिफाइस करता है, राम का ओल्ड शेयर है, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर 5/8 और न्यू शेयर है 15/32। एलसीएम ले लिया आपने 32 को आपने 8 से डिवाइड किया तो आपके पास आया 4 को आपने 5 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आया 20 और इसी प्रकार से 32 को 32 से डिवाइड किया तो आया 1 को 15 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आया, ये आपके पास आया जी 5/32। इसी प्रकार से आपने कृष्ण का सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाला, इसका ओल्ड शेयर है जी आपका 3/8, न्यू शेयर है 9/32। एलसीएम निकाला आपने 32 को आपने 8 से डिवाइड किया आपके पास आया 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया आपके पास आया 12, 32 को 32 से डिवाइड किया आपके पास आया 1, इसमें से 1 माइनस 9 माइनस किया तो आपके पास आया 9। तो इसके बाद जो आपका आया जी आपका 3/32। इस बात का ध्यान रखें कि आपने जो है सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाला जी आपने तो आपके पास आया 5/32 और 3/32। हेंस सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज 5:3। बड़ी इंपॉर्टेंट बात इस क्वेश्चन को करने के बाद इस बात का ध्यान रखें कि जब न्यू पार्टनर का न्यू शेयर और ओल्ड पार्टनर का ओल्ड शेयर दिया हो तो उनका सैक्रिफाइस भी वही आता है जो उनका ओल्ड रेशियो है। ध्यान रखना इस बात का, बड़ी इंपॉर्टेंट बात और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस चैप्टर का यही है
चाहे आपसे न्यू रेशियो पूछता है, चाहे आपसे सैक्रिफाइसिंग रेशियो पूछता है। तो इस बात का ध्यान रखिए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हियर कि जब आपके पास ओल्ड पार्टनर का ओल्ड शेयर और न्यू पार्टनर का न्यू शेयर दिया हो, तो आपके पास सैक्रिफाइस वही आता है जो इनका ओल्ड रेशियो है 5:3 और इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी 5:3 है। इस प्रकार के क्वेश्चन में करने के लिए मैंने बताया भी किस प्रकार से इस प्रकार के क्वेश्चन को करते हैं। तो ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 1।